हेलो एवरीवन, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इस लेक्चर में पंचायती राज्य के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य और स्थानीय स्वशासन के बारे में जानेंगे, नगरीय निकाय के बारे में जानेंगे। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे लेक्चर क्रमवाइज मिल जाएंगे। इस लेक्चर में हम पंचायती राज्य को डिस्कस कर रहे हैं परीक्षाधाम की बुक से। चैप्टर नंबर 31 है। इसके पहले 30 चैप्टर मैंने डाल चुका हूं दोस्तों, चैनल में प्लेलिस्ट भी बना के आप लोगों के लिए रख चुका हूं। आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो दोस्तों पंचायती राज्य, तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सबसे पहले अपन जानते हैं, जिसको इंग्लिश में पंचायती राज्य सिस्टम कहते हैं। क्या होती है ये? तो ये ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है। जो शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है तथा सत्ता तथा प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। सत्ता तथा प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है ताकि विकास योजना को राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में, ताकि विकास योजना, जो केंद्र सरकार विकास योजना बनाती है, उसको राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र यानी ग्राम में प्रत्येक क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा सके, इसलिए लाया गया था दोस्तों पंचायती राज्य सिस्टम आया। तो क्या हुआ था दोस्तों, केंद्र में और स्टेट में तो लोकतंत्र आ चुका था। लोकतंत्र को मजबूत बनाने और उसका विकेंद्रीकरण करने के लिए सत्ता लोकतांत्रिक सरकार बन रही थी, लेकिन छोटे स्तर पर नहीं थी। जैसे कि गांव में है ना, गांव में नहीं थी, तो गांव में उसको संवैधानिक दर्जा देते हुए गांव में भी लोकतांत्रिक सरकार बन सके, लोगों की सरकार बन सके, जनता का शासन स्थापित हो सके, इसलिए सब ये सिस्टम लाया गया था। एक सिस्टम आया था पंचायती राज्य सिस्टम, जो ग्रामीण क्षेत्रों में था, और एक नगरीय प्रशासन सिस्टम आया था, जो नगर वाले क्षेत्र में था, नगरीय क्षेत्र में था। ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र दोनों में स्थानीय स्वशासन हो सके, खुद का शासन हो सके, इसलिए लाया गया था। स्वशासन का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्वराज, और इसको इंग्लिश में होम रूल भी कहते हैं। होम रूल, छोटे क्षेत्र में रूल, होम में रूल कर सके, है ना, जनता का शासन स्थापित हो सके, इसलिए पंचायती राज्य व्यवस्था लाया गया था। तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी अपन यहाँ काम के सीधे चलते हैं। ग्राम स्वराज की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत है 23,922। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है? तो ग्राम पंचायत है 23,922। जनपद पंचायत कितनी है? तो जनपद पंचायत है 313। और याद रखना है, आदिवासी जनपद पंचायत, आदिवासी विकास खंड की संख्या है 89। जनपद पंचायत को ही तो ब्लॉक और विकास खंड कहते हैं दोस्तों, तो 313 है। उसके अलावा जिला पंचायत, तो जितने जिले होंगे उतने ही जिला पंचायत होगी, तो 52 जिला पंचायतें हैं। नगरीय स्वशासन की बात करें तो नगर पंचायत है 264। मध्य प्रदेश में 264 नगर पंचायत है दोस्तों। नगर पालिका परिषद कितनी है? तो 98 नगर पालिका है वर्तमान में। नगर निगम कितने हैं? तो 16 नगर निगम है, प्लस 2 प्रस्तावित है, इसका मतलब 18 है, यानी वर्तमान में बोलेंगे अपन 16 ही है, तो 16 प्लस 2 प्रस्तावित है। तो ये अपने को ये डायरेक्ट वनडे एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेते हैं कितने क्या है करके, इसलिए इसको पता होना। अब बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की। तो स्थानीय स्वशासन दो प्रकार के हैं दोस्तों। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है स्वराज, खुद का स्वराज, है ना। स्थानीय स्वशासन यानी खुद का शासन, तो एक ग्रामीण क्षेत्र होता है और एक नगरीय क्षेत्र होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत आती है ना। और नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम आते हैं दोस्तों, नगर निगम आते हैं। तो इसमें अपने को क्या याद रखने की बनती है? तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये याद रखना है अपने को, जैसे ये, तो ये इसके अगर मैप बनाए तो सबसे निचला स्तर क्या होता है? ग्राम पंचायत, है ना। फिर बीच में होता है क्या? जनपद पंचायत, और ऊपर होता है जिला पंचायत। सबसे नीचे क्या? ग्राम पंचायत। अगर क्वेश्चन आता है पंचायती राज्य व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। सबसे छोटी इकाई क्या है? मध्य इकाई है जनपद पंचायत, और सबसे बड़ी जिला पंचायत। यानी आप देखे होंगे सबसे छोटा होता है गांव, गांव के ऊपर क्या होता है? जनपद, है ना। सबसे पहले गांव, ग्रामीण, बहुत सारे गांव मिलके गांव आते हैं जनपद में, और जनपद, कई सारे जनपद मिलके आते हैं जिले में। तो ये वैसे ही इसमें भी होता है दोस्तों नगरीय क्षेत्र में। नगरीय क्षेत्र में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत, नहीं सॉरी, नगर पंचायत। सबसे पहले जनसंख्या के आधार पर नगर पंचायत बनती है, फिर नगर पालिका बनती है, फिर नगर निगम बनते हैं दोस्तों। तो ये सामने का थोड़ा सा इंट्रो था जो मैंने आपको बताया। इसको डिटेल में अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आप दिक्कत ना ले, है ना। तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन स्थानीय स्वशासन अधिनियम आया था उसके बारे में। तो देखो क्या हुआ था दोस्तों, है ना, स्थानीय स्वशासन अधिनियम। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, संविधान का भाग 9, संविधान का कौन सा है? संविधान का भाग 9, संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है।
जिसमें पंचायतों के बारे में दिया हुआ है। संविधान का भाग 9 जिसमें पंचायतों के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद कहां से 243 का से लेके ड़ा तक के दिया है दोस्तों, का से लेके ड़ा तक। मात्र एक ही अनुच्छेद में का से लेके ड़ा, का, खा, गा ऐसा लिखा हुआ है, तो का से लेके ड़ा तक के पंचायतों के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 243। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कई बार, पंचायत का उल्लेख कौन से भाग में संविधान के, तो भाग 9 में, है ना। भाग 9 का संबंध किससे, तो पंचायतों के बारे में दिया हुआ है। कहां से कौन से अनुच्छेद तक दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 243 का से लेकर ड़ा तक के, का से लेकर ड़ा तक के पंचायतों से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 में का से लेकर ड़ा तक के दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन कैसा ही बन सकता है, भाग 9 याद रखना है, पंचायत अनुच्छेद भी याद रखना है, 243 का से लेकर ड़ा तक। उसके बाद देखो अनुच्छेद भाग 9 का का बाद में जोड़ा गया दोस्तों, भाग 9 का का, जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान, नगर पालिका के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 ता से लेके ता, देखो हिंदी में ता, अनुच्छेद ता से लेके या और छा तक के दिया हुआ है। या और छा नहीं आया समझ क्या। देखो संविधान का भाग 9 तो मैंने बता दिया, अब भाग 9 का है दोस्तों, भाग 9 का का, है ना, जिसमें किसके बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में दिया हुआ है, नगर पालिकाओं के बारे में दिया हुआ है, नगर पालिकाओं के बारे में दिया हुआ है। यह अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 243 का ता से लेके, ता से ड़ा के बाद ता आता है कि नहीं, ड़ा से लेके या और छा, या का भी अलग अलग है दोस्तों, या का भी का, छा, या आ ऐसा है, तो छा में है, या छा तक दिया हुआ है, ये याद रखना है। तो ये भी पोस्ट क्वेश्चन आ सकता है। नगर पालिकाओं के बारे में कहां दिया है, तो भाग 9 के का में दिया हुआ है, अनुच्छेद 243 ता से लेके या छा तक, ता से लेके या का छा तक, है ना। तो ये समझ में आया। अब यहां पे देखो अपन इसको देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 आया था दोस्तों, 1952 नहीं 92 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत क्या हुआ था, तो यह इसमें भाग 9 है, भाग 9 में पंचायतों के बारे में दिया हुआ है, उसमें 29 विषय शामिल है और त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है। जो 3 स्तर है ना, त्रिस्तरीय, इसी को तो कहा गया है दोस्तों, ये 1 2 ये 3 स्तरीय करके त्रिस्तरीय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 243 ए से लेके ओ तक है, ए से लेके ओ तक के है, ए से लेके कहां तक है, ओ तक। इंग्लिश में ए से ओ कहा गया है और हिंदी में उसको कहते हैं का से लेके ड़ा तक, का से लेके ड़ा तक, उसको इंग्लिश में ए से लेके ओ तक कहा गया है। अगला है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ही आया था। इसमें अनुच्छेद पी से लेके जेड जी तक के दिया हुआ है, अनुच्छेद 243 पी से लेके जेड जी तक के। इसी को तो हिंदी में ता से लेके या छा तक बोले, इसी को ता से लेके या और छा तक बोले, ता से लेके या और छा तक बोले, है ना। तो जेड जो है ना, जेड का भी ए बी सी डी है, वैसे ही जी तक के है ना, ये याद रखना है। तो अनुच्छेद 243 पी जेड जी तक के दिया हुआ है। भाग 9 का है यानी ए है, नगर पंचायत या नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं। ये भी त्रिस्तरीय है दोस्तों, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ये देखो ये वाली, ये त्रिस्तरीय, ग्राम, जनपद, जिला, ये यानी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। तो ये अपने को याद रखना। 73वां संविधान संशोधन का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये पूरे अनुच्छेद याद रखना है, कहां से कहां तक ये लिखा हुआ है, ये पूछा जा सकता है। इसमें 29 विषय शामिल है, इसमें 18 विषय शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय शामिल है, इसमें 18 विषय शामिल है। ये सब आपको जानकारी के लिए यहाँ मैं बता दिया। ये समझ में आ गया, ये इसको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, गड़बड़ मत करना। पंचायती राज में 29, इसमें 18, ये अनुच्छेद भी याद रखना है ना। अब यहाँ से हम इसकी पृष्ठभूमि के हिसाब से पढ़ेंगे और मैं और काम की चीजें आपको बताता चलूंगा साथों साथ। तो देखो दोस्तों, क्या होता है, ऐतिहासिक काल में चोल शासन में स्थानीय स्वशासन का वर्णन मिलता है। तो इतिहास में अगर हम देखें तो ऐतिहासिक काल में चोल शासन, चोलों का शासन रहा है ना दक्षिण में, तो चोल शासन में स्थानीय स्वशासन का वर्णन मिलता है। कभी पूछा जा सकता है इतिहास में कहां वर्णन मिलता है, तो चोल शासन में स्थानीय स्वशासन का वर्णन मिलता है। 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का प्रत्यक्ष गवर्नर जनरल रिपन द्वारा किया गया था, इसलिए उन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इसीलिए उन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है दोस्तों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, इसीलिए स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, ये 1882 में। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता या स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने ही की थी भारत में 1882 में। ये तारीख याद रखना है, 1882 में, है ना। और किसे कहा जाता है पिता, ये याद रखना है।
उसके बाद क्या होता है, 2 अक्टूबर 1959, है ना, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले कहां लाई गई थी? तो नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। तो ये वाले दोनों तारीख याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959 भी याद रखना है, नागौर जिला भी याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी याद रखना है, राजस्थान का जिला था और नागौर। कभी राज्य पूछा जा सकता है तो राजस्थान। पंचायती राज्य संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। पंचायती राज्य जो है राज्य सूची का विषय है और इसमें 29 विषय शामिल है, याद रखना है। पंचायती राज्य सिस्टम जो है ये राज्य सूची में रखा गया है, इसको राज्य सूची का विषय है, यानी पंचायती राज्य का गठन राज्य करेगी, राज्य सरकार करेगी, राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, इसको याद रखना है। अपन ने पढ़े संविधान की अनुसूची 7वीं, संविधान की अनुसूची 7वीं में 3 विषय शामिल किए गए हैं, है ना, नहीं है 3 सूची शामिल है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज्य व्यवस्था को रखा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि पंचायती राज्य किसमें शामिल है, राज्य सूची का विषय है, ये याद रखना है। किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होने पर त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की जाती है। किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होने पर त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की जाती है। त्रिस्तरीय का मतलब वही होता है जो 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ये समझ में आया क्या? यहां तक के समझ में आ गया? इतना ये पृष्ठभूमि जो मैंने बताया इसको याद रखना, पूछा जा सकता है। यही क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये याद रखना है। उसके अलावा 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज्य व्यवस्था लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ, 73वां संविधान संशोधन जो ये अभी पढ़े अपन ने, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज्य व्यवस्था लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। और पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, अभी आगे पढ़ते हैं अपन। पंचायती राज्य से संबंधित समितियां बनाई गई थी दोस्तों, तो देखते हैं। सबसे पहले अशोक मेहता समिति बनी थी और ये अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है सन कि अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1977 में। अशोक मेहता समिति 1977। इसने पंचायती व्यवस्था के लिए 2 स्तरीय का सुझाव दिया था दोस्तों। 2 स्तर बनाएंगे करके कहा था इसने। 2 स्तरीय व्यवस्था, एक तो मंडल होगा और एक जिला परिषद होगा, बोले बस। जिला परिषद ऊपर में और नीचे में मंडल हो गए। 2 स्तर की सिफारिश की थी इन्होंने। क्वेश्चन आ सकता है 2 स्तरीय की सिफारिश किसने की थी करके। द्विस्तरीय की सिफारिश किसने की थी? द्विस्तरीय में नीचे मंडल था और ऊपर जिला परिषद था। तो 2 स्तरीय की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति 1970 में एक समिति बनाई गई थी जो पंचायती राज्य व्यवस्था को सुधार लाने के लिए बनाई गई थी दोस्तों, है ना, पंचायती राज्य व्यवस्था को सुधार लाने के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1977 में। 2 स्तरीय थी, एक मंडल और जिला। अगला है बलवंत राय मेहता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई थी। इसने त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था दोस्तों। इसने त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था और पहली बार त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था। यानी कि पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 का गठन किया गया था। 1957 में गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकरण व लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना था। बलवंत राय मेहता समिति का उद्देश्य याद रखो, इसका उद्देश्य विकेंद्रीकरण व लोकतंत्र को मजबूत प्रदान करना था। इसके तहत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। पहली बार त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम, ब्लॉक और जिला। ग्राम का मतलब क्या होता है? ग्राम पंचायत। ब्लॉक को बोलते हैं जनपद, ब्लॉक को ही तो जनपद कहते हैं, तो ब्लॉक को जनपद और जिला पंचायत की सिफारिश की गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति इंपॉर्टेंट है। 1957 पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकरण व लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना था। इसके तहत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत लाई गई। यही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति 1957 त्रिस्तरीय व्यवस्था सबसे पहले इसी ने बोला था। बात करेंगे LM सिंधवी समिति। LM सिंधवी समिति 1986 में आई थी। सन याद रखना है, पूरे सन याद रखना है, पहले ही बता रहा हूं मैं, है ना। 1986 में आई थी
LM सिंधवी समिति, इसने भी त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की थी कि 3 स्तर रखेंगे, त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसी के तहत। त्रिस्तरीय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, संविधान के हिसाब से दर्जा मिला था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी समिति को संवैधानिक दर्जा, त्रिस्तरीय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा LM सिंधवी समिति के द्वारा दिया गया था 1986 में। 1986 में यह क्वेश्चन आ चुका है और आते रहेगा भविष्य में भी। क्या पूछेगा, त्रिस्तरीय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो LM सिंधवी समिति 1986 में आई थी, उसके द्वारा दिया गया था। पहले ही बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है GV राव समिति। GV राव समिति 1985 में आई थी। इसने 4 स्तरीय की बात करी थी कि 4 स्तर रखते हैं, बोले अपन 1 नंबर। 4 स्तर कौन से? तो राज्य परिषद रहेगा एक दूसरा जिला परिषद, एक मंडल परिषद और ग्राम स्तर की सिफारिश की थी। यानी सबसे नीचे रहेगा ग्राम, उसके ऊपर रहेगा मंडल, मंडल के ऊपर रहेगा जिला, जिला के ऊपर राज्य परिषद। इसने 4 परिषद की बात की थी दोस्तों, है ना। पूछा जा सकता है 4 स्तरीय की बात किसने की थी? GV राव समिति ने। त्रिस्तरीय की बात सबसे पहले बलवंत राव मेहता समिति ने। LM सिंधवी समिति के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था, ये पूरी सन याद रखना है, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। अशोक मेहता समिति 77, बलवंत राय मेहता समिति 57, LM सिंधवी समिति 86 और GV राव समिति 85। इसको 1-2 बार लिख के देखें और याद रखें, कुछ नहीं है, बहुत आसान है ना। और ये इधर जो बताया हूं इसको देख लो, बस काम खत्म। इतना सा तो है। आगे चलते हैं अपन, अब आगे चलते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में यहाँ बताया गया, अधिनियम जो आए थे उसके बारे में। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज्य अधिनियम 1962 में भी एक अधिनियम आया था। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज्य अधिनियम 1962 मध्य प्रदेश का पहला अधिवेशन था, अधिनियम था। मध्य प्रदेश में पहला अधिनियम कब आया? 1962 में। 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज्य व्यवस्था और उसके सशक्त बनाने की दृष्टि से यह अधिनियम लाया गया था कि पंचायती राज्य व्यवस्था को सशक्त यानी मजबूत बनाने की दृष्टि से यह अधिनियम लाया गया था। काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति का गठन, त्रिस्तरीय अधिनियम लागू किया गया था, है ना। त्रिस्तरीय अधिनियम लागू किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति गठन कर त्रिस्तरीय अधिनियम लागू किया गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण यह अधिनियम प्रभावित नहीं हो पाया था। भारत और चीन युद्ध हुआ था 1962 में। तो उस टाइम पे जब 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ तो उस टाइम पे यह अधिनियम को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था और यह अधिनियम प्रभावी नहीं हो पाया था। तो पहला अधिनियम आया था 1962 में। उसके बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज्य अधिनियम, एक और अधिनियम आया 1981 में। पंचायती राज्य अधिनियम 1962 को निरस्त करके पंचायती राज्य अधिनियम 1981 लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था पर पहली बार चुनाव संपन्न कराए गए थे। तो क्वेश्चन आ सकता है, पहली बार चुनाव संपन्न किस अधिनियम के तहत कराए गए थे? 1981 के अधिनियम के तहत कराए गए थे। इतना याद रखना है, समझ में आया। अगला याद रखते हैं, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1990 में फिर से एक अधिनियम आता है 1990 में। पंचायती राज्य अधिनियम 1981 को संशोधित करते हुए मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1990 लाया गया। यह अधिनियम 1990 में ग्रामीण विकास एवं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया था। ग्रामीणों का विकास करने के लिए, ग्रामीण गांवों का विकास और उनकी समस्या को हल करने के लिए लाया गया था यह अधिनियम, इतना याद रखें। अगला मध्य प्रदेश पंचायती राज्य अधिनियम 1993, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अपन अभी आगे पढ़ेंगे। उसके पहले इसको पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में संबंधित अन्य पंचायती अधिनियम कौन से अधिनियम पहले आ चुके हैं? तो CP एंड बारार ग्रामीण पंचायत अधिनियम 1920 में आया था। सेंट्रल प्रोविंस एवं बारार ग्रामीण पंचायत अधिनियम 1920 में आया था, इसको याद रखना है। मध्य भारत पंचायत अधिनियम 1949 में आया था, मध्य भारत। विंध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1951 में आया था और भोपाल पंचायत अधिनियम 1952 में आया था। भोपाल पंचायत अधिनियम 1952 में आया था क्योंकि भोपाल राज्य था उस टाइम पे 1952 में, है कि नहीं। और ये विंध्य प्रदेश भी था। जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उसके पहले मध्य प्रदेश 4 भागों में विभाजित था कि नहीं, 4 भागों में बटा हुआ था। तो चारों भागों के लिए पहले एक एक अधिनियम आ चुके थे। तो CP एंड बारार ग्रामीण पंचायत अधिनियम 1920, मध्य भारत पंचायत अधिनियम 1959, विंध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1951, भोपाल पंचायत राज अधिनियम 1952। इसको एक बार देख लेना बस।
अब बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश पंचायती राज्य अधिनियम 1993, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए पंचायती राज्य अधिनियम 1993। तो 73वें संविधान संशोधन को 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, है ना, उससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो आपको बोल के बता दूं कि मैं यहीं पे, तो 73वां संविधान संशोधन अंतिम रूप से 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था और सभी राज्यों को एक वर्ष के अंदर कानून बनाने के लिए कहा गया था। सभी राज्यों को एक वर्ष के अंदर कानून बनाने के लिए कहा गया था। मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य विधेयक संविधान सभा में 29 दिसंबर 1993 को प्रस्तुत किया गया था, है ना। ये विधेयक को संविधान सभा में 1993 को प्रस्तुत किया गया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक विधानसभा में 30 दिसंबर 1993 को पारित कर दिया गया था, साइन करके, पूरों की साइन करके पारित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य विधेयक 25 जनवरी 1994 को लागू कर दिया गया था। 25 जनवरी जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है, वोटर्स डे, उस दिन पूरा लागू कर दिया गया था, है ना। तो ये याद रखना है। नई संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती व नगरीय प्रशासन के चुनाव कराने का पहला राज्य बन गया था ये, इसीलिए तो बोलते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश था। याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला 73वें संविधान संशोधन के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश था, है ना। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं अपने को। तो सबसे पहले तो ये याद रखना 24 अप्रैल 1993 को देश में लागू कर दिया गया था, है ना। तो पंचायती राज्य विधेयक ये वाली तारीख को पारित हुआ था। ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको बनाना है यहाँ से। तो देखो 73वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम रूप से 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था इसके तहत। 73वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था, जिसके तहत अनुच्छेद 243 का से लेकर ड़ा तक के रखा गया था, का से लेकर ड़ा तक रखा गया था, जोड़ा गया था। और अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची, है ना, अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची का संबंध, 11वीं अनुसूची, हाँ 11वीं अनुसूची तो है, 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज्य व्यवस्था से है। उसमें 29 विषय शामिल किए गए थे, ये राज्य के विषय हैं, है ना, राज्य सूची के अंतर्गत आता है और राज्य के विषय हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई थी। महिलाओं को 1/3 आरक्षण भी दिया गया था इसके तहत। मध्य प्रदेश इस 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को 1/3 आरक्षण भी दिया गया था, महिलाओं को 1/3 आरक्षण भी दिया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण लागू है, मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण लागू है। इसका कार्यकाल कितना रहेगा तय किया था यानी 73वें संविधान संशोधन में 5 वर्ष रहेगा, 5 वर्ष पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल रहेगा। लेकिन विगठित होने की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराया भी जरूरी है ना। लेकिन विगठित यानी बहुमत होने की स्थिति में नहीं, बहुमत होने नहीं यानी विघटित यानी भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव कराना भी जरूरी है। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा दोस्तों, याद रखना है। चुनाव कौन करवाता है? चुनाव कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, इतना याद रखना है। तो ये याद आ गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये जो 24 अप्रैल को लागू हुआ था ना देश में, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है। एक ये तारीख इंपॉर्टेंट है, दूसरी ये 25 वाली वोटर्स डे के दिन ये विधेयक लागू हुआ था, ये तारीख इंपॉर्टेंट है। बस काम खत्म, संवैधानिक दर्जा मिला। और ये अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था कैसी क्या है, उसको देखते हैं। देखिए तो दोस्तों इसमें अपने को क्या क्या याद रखने की बनती है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, हैं सब देखेंगे लाइन से, बस आपको ध्यान से देखना है और इसको बार बार पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्राम पंचायत की। किसकी? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूं पहले मैं। 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है 1000 से अधिक। क्या बोल रहा हूं समझो उसको, 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। गांव को वार्ड में बांटा जाएगा, जो वार्ड नहीं होते क्या, अपन जोन से वार्ड में रह रहे हैं, गांव को वार्ड में बांटा जाएगा, जिसका मुखिया सरपंच होता है। गांव को वार्ड में बांटा जाएगा जिसका मुखिया सरपंच होता है। न्यूनतम सदस्य संख्या 10 और अधिकतम सदस्य संख्या 20 होगी। ये देखो यहां लिखा हुआ है, न्यूनतम सदस्य संख्या 10 और अधिकतम सदस्य संख्या 20 होगी, यानी कि कम से कम 10 वार्ड और अधिक से अधिक 20 वार्ड होंगे, है ना। अधिकतम, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं?
हाँ ये वाला, न्यूनतम सदस्य संख्या 10 और अधिकतम सदस्य संख्या 20 होगी, यानी कम से कम 10 वार्ड और अधिकतम 20 वार्ड होंगे, है ना। इतना समझ में आ गया। सरपंच और पंच प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे दोस्तों, सरपंच और पंच प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट चुने जाएंगे वोट देके। सरपंच और पंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, यानी अपन खुद जाएंगे पैदल वोट देने, है ना, तो उसको डायरेक्ट वोट देते हैं दोस्तों, जिसको उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। और जिसको इनडायरेक्ट वोट दिया जाता है, यानी कि हम जिनको वोट दे देते हैं और उन लोग चुनते हैं, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, है ना। तो सरपंच और पंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, जबकि उपसरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पंचों द्वारा कराया जाएगा। उपसरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पंचों द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा के सदस्य मतदाता होते हैं दोस्तों। कार्यकाल 5 वर्ष का होएगा और सरपंच और पंच बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है, यानी 21 वर्ष के हो गए हो आप तो पंचायत पंच का फॉर्म भर सकते हो, और पंच ही तो सरपंच बनता है दोस्तों, है क्या नहीं। तो ये समझ में आ गया ग्राम पंचायत के बारे में जितना ही बताया मैंने। न्यूनतम जनसंख्या, तो 1000 से अधिक जनसंख्या में ग्राम पंचायत गठन कर दिया जाता है। कितने वार्ड होते हैं, तो 10 से 20 वार्ड होते हैं। अब 10 से 20 वार्ड यानी 20 पंच बनेंगे, समझ लो, एक वार्ड का एक पंच, है क्या नहीं। तो न्यूनतम सदस्य संख्या 10 बोला ना मैंने, यानी 10 पंच हो सकते हैं न्यूनतम, और अधिकतम सदस्य संख्या 20 यानी 20 पंच हो सकते हैं, क्योंकि पंच ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। प्रमुख कौन होता है, तो सरपंच होता है ना, प्रमुख सरपंच होता है। कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम आयु 21 वर्ष। अब बात करते हैं अपन जनपद पंचायत की। तो जनपद पंचायत का गठन 5000 से अधिक जनसंख्या में जनपद पंचायत का गठन किया जाएगा। 5000 से अधिक जनसंख्या में जनपद पंचायत का गठन किया जाएगा। 5000 से आबादी के लिए 5000 से अधिक, तो समझ में आ गया दोस्तों। अब बात कर रहे हैं अपन जनपद पंचायत की। तो जनपद पंचायत, इसके अंतर्गत एक से अधिक पंचायतें शामिल होती है, इसके अंतर्गत एक से अधिक ग्राम पंचायत शामिल होती है ना। इसके अंतर्गत एक से अधिक ग्राम पंचायत शामिल होती है और 5000 से अधिक आबादी वाले विकासखंड में एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 5000 से अधिक आबादी वाले विकासखंड में, यानी जनपद में, विकासखंड बोलते हैं, विकासखंड में एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। एक जनपद पंचायत का गठन 5000 से अधिक आबादी वाले इसमें किया जाता है। न्यूनतम सदस्य संख्या 10 हो सकती है और अधिकतम सदस्य संख्या 25 हो सकती है। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 10, और अधिकतम कितनी हो सकती है, 25। यानी जो सदस्य बनते हैं दोस्तों, जो जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं, उसको बीडीसी कहते हैं, बीडीसी, उसी को तो बीडीसी कहते हैं दोस्तों। उसी को अपन बोलते हैं ना, बीडीसी का चुनाव होता है कि नहीं। बीडीसी का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य होते हैं वो, इसीलिए उन्हें बीडीसी कहा जाता है। तो इसके सदस्यों का चुनाव, यानी बीडीसी का चुनाव, यानी इनके सदस्य होते हैं, बीडीसी सदस्य होते हैं। तो यहां से एक फैक्ट याद रखना जो मैं बता रहा हूं, इनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट अपन खुद जाते हैं वोट देने, है ना। इनका सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, यानी सदस्य लोग चुनते हैं, बीडीसी लोग चुनते हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि सदस्य बीडीसी का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, इतना याद रखना है। जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इतना याद रखना है। और जो ये 10 से 20 मैंने बताया ना, 10 से 25, 3 से 4000 वोटर्स पर एक बीडीसी मेंबर होता है दोस्तों। 3 से 4000 वोटर्स पर एक बीडीसी मेंबर होता है। एक बीडीसी मेंबर होता है, एक बीडीसी मेंबर होता है, यानी एक सदस्य होता है, जनपद पंचायत सदस्य होता है। जनपद पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख सीईई होता है दोस्तों। जनपद पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख सीईई होता है, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते होता है, जो लोक सेवा आयोग द्वारा चुना हुआ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। जो लोक सेवा प्रशासनिक अधिकारी यही होता है जनपद पंचायत का सीईओ, जो लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी परीक्षा पास करके बनता है। इतना समझ में आ गया। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ये जनपद पंचायत का, और इसका भी सदस्य बनना है तो 21 वर्ष ही रखा गया है। बात करते हैं अब जिला पंचायत की। तो इसके अंतर्गत एक से अधिक जनपद पंचायतें शामिल होती है दोस्तों।
जिला पंचायत, इसके अंतर्गत एक से अधिक जनपद पंचायतें शामिल होती है। इसे जिला परिषद भी कहते हैं। जिला पंचायत को जिला परिषद भी कहते हैं दोस्तों, जिला पंचायत को जिला परिषद भी कहते हैं। वर्तमान में 52 है। इसके सदस्यों का चुनाव, है ना, इसमें इसका गठन कब होता है तो 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक जिला परिषद बनाया जाता है। 50,000 से अधिक जनसंख्या में एक जिला परिषद जिले का गठन कर दिया जाता है। इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है 10 से 35। इसकी सदस्य संख्या 10 से 35 होती है दोस्तों, इसकी सदस्य संख्या 10 से 35 होती है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, है ना, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा, जिला पंचायतों के सदस्यों द्वारा। क्या बताया मैं, जो बताया बिल्कुल सही बताया, उसको समझो पहले, है ना। 50,000 से अधिक आबादी पे जिला परिषद का गठन किया जाता है। इसमें सदस्य संख्या 10 से लेकर 35 तक होती है। और क्या बताया, इसके सदस्यों का चुनाव, जो सदस्य होंगे ना 10 से 35, इनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से जिला पंचायतों के सदस्यों द्वारा होता है। इसका जिला अध्यक्ष यानी इसके जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पे जिला पंचायतों के सदस्यों द्वारा होता है, जिला पंचायतों के सदस्यों द्वारा होता है। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसकी भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। बस इतना याद रखो, बस इतना याद रखो, इतना याद रखें। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा जनपद पंचायत के बारे में बताया था दोस्तों। तो जो आपने सुना होगा, जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं, वर्तमान में 230 अपना क्षेत्र है ना, विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि प्रत्येक 5,000 आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा। प्रत्येक 5,000 आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब जो अपना 230 सीट है, 230 सीट में से एक सीट जो विधानसभा सीट है ना, तो प्रत्येक 5,000 आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा। परंतु जहां विकास खंड की जनसंख्या 5,000 से कम है वहां 10 निर्वाचन, 50,000 से कम है, 50,000 से कम है वहां 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। किंतु कुल निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी। किंतु कुल निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी। तो इतना ही याद रखो, बस ज़्यादा कंफ्यूज होने का नहीं है। 5,000 आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, जो विधानसभा वाला है वो, है ना, कहाँ पे, जनपद के लिए, है ना, ये इतना याद रखना है। और 50,000 से कम आबादी के लिए 10 निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं, 50,000 से जहाँ कम है, बस। और बस इतना याद रखो जो बताया यहाँ से। ये समझ में आया, इसको एक बार समझ लो और देख लो, बस यहीं से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, कितनी जनसंख्या में गठन होगा, क्या होगा करके। अब आगे बात करते हैं पंचायत से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद दिए हुए हैं। किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। देखो, पंचायती राज से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद 243 का ए को इंग्लिश में, हिंदी में का भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसमें ग्राम सभा के गठन के बारे में बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है, ग्राम सभा का गठन। क्वेश्चन आ सकता है, ग्राम सभा का गठन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 243 के ए में। अनुच्छेद 243 के बी में पंचायत के गठन के बारे में बताया, यानी ग्राम पंचायत का गठन राज्य सरकार करेगी, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 243 के बी में। बी को खा बोल सकते हैं हिंदी में अपन, है ना, बी को खा बोल सकते हैं, ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन यानी ग्राम पंचायत का गठन राज्य सरकार करेगी, है ना, ये बताया गया है। यानी ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ग्राम पंचायत के गठन के बारे में अलग से नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों वहां पे बताया गया है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हुए हैं, है ना, वहां बताया गया है। वहां पे अलग से उनको एक अनुच्छेद दे के सरकार को निर्देश दिए गए हैं, है ना, सरकार को वहां निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है। समझ में आया क्या, इनके बारे में बताया गया है। बस नीति निर्देश सिद्धांत अलग है, उसमें पंचायती राज्य के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में एक सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि पंचायती राज्य का गठन राज्य सरकार करेगी। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 243 बी में बताया गया, पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया, पंचायतों का गठन भी राज्य सरकार ही करेगी। उससे संबंधित ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित प्रावधान यहाँ दिए बी में। पहले में क्या है, ग्राम सभा, दूसरे में पंचायत का गठन। अगला है अनुच्छेद 243 का सी, अनुच्छेद 243 का सी, जिसमें पंचायतों की संरचना कैसी क्या होगी उसके बारे में बताया गया है। इसको हिंदी में गा बोलेंगे दोस्तों, 243 का गा। पंचायतों की संरचना काय में दी हुई है, तो सी में, है ना। अगला है डी, 243 का डी में स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण तो दोस्तों महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है पंचायती राज्य व्यवस्था में।
तो अनुच्छेद 243 का डी 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 को इंग्लिश में बोलेंगे, इसको हिंदी में घा बोलते हैं, घा। इसमें आरक्षण के बारे में बताया गया है। पंचायत में आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है दोस्तों, महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 243 का ई। 243 का जो ई है ना, 243 का जो ई है, इसमें अवधि के बारे में बताया गया है, यानी कार्यकाल के बारे में बताया गया है। कार्यकाल के बारे में तो कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव होगा। भंग होने की स्थिति में या पंचायत विघटित होने की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव होगा। मान लो कुछ भंग हो गया, कोई खत्म हो गया, सरपंच नहीं रहा या कुछ नहीं रहा, 6 महीने के भीतर, है ना, सरपंच या पंच तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान रखा गया है। यानी कार्यकाल 5 वर्ष है, 6 महीने के भीतर चुनाव अगर भंग होने की स्थिति में या विघटित होने की स्थिति में। अगला है जी, 243 का जी। इसमें पंचायतों की शक्तियां, उनको क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई है उसके बारे में, प्राधिकार, उनको क्या क्या प्राधिकार दिए गए हैं, उत्तरदायित्व, पंचायतों को क्या उत्तरदायित्व दिए गए हैं, उनके बारे में बताया गया अनुच्छेद 243 के जी में, अनुच्छेद 243 के जी में, है ना। हाँ, उनको शक्तियों के बारे में, इसको हिंदी में चा बोलेंगे, 243 का चा। तो ये अगला है अनुच्छेद 243 का आई। इसमें वित्त आयोग के गठन से संबंधित, पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन, कि पैसा कहाँ से आएगा, वित्त कहाँ से आएगा, उसमें कैसे जमा करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 243 के आई में। वित्त आयोग के गठन से संबंधित, पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243 का के। इसको हिंदी में टा बोलते हैं दोस्तों, 243 का टा, के को टा बोलेंगे, है ना। गड़बड़ मत करना, कभी कभी हिंदी में ही लिख के दे देता है, कभी इंग्लिश में देगा तो के, हिंदी में देगा तो टा। इसमें क्या बताया गया है, चुनाव कराने का राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। यानी पंचायती राज्य का चुनाव, पंचायती राज्य व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय चुनाव है, ये तीनों स्तर का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। यानी पंचायत के लिए निर्वाचन कौन करवाएगा, तो पंचायत के लिए निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। याद रखना है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं कराता, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज्य व्यवस्था का चुनाव करवाता है। पंचायती राज्य में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये तीनों इसका चुनाव, है ना, ये तीनों इसका चुनाव कौन करवाता है, तो ये लिखा हुआ है टा में, के में लिखा हुआ है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा। पंचायती राज्य व्यवस्था के चुनाव कराने की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो इस अनुच्छेद में की गई है, के में, है ना। पंचायतों के लिए निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। इतना समझ में आया, इतने इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए कुछ बातें बता दूं, है ना। इसके अलावा एक और काम की चीज़ बता दूं कि जो पंचायती राज्य व्यवस्था के जो चुनाव होते हैं दोस्तों, पंचायती राज्य व्यवस्था के जो चुनाव होते हैं वो राजनीतिक दल के आधार पर नहीं लड़े जाते। एक बात याद रखना, पंचायती राज्य व्यवस्था अपन पढ़ रहे हैं, पंचायती राज्य व्यवस्था के जो चुनाव होते हैं वो राजनीतिक दल के आधार पर नहीं लड़े जाते, है ना। राजनीतिक दल के आधार पर नहीं लड़े जाते, ये खुद के सेल्फ होते हैं। ये कभी क्वेश्चन आ सकता है। इनमें चुनाव चिन्ह देखे होंगे आपने, राजनीतिक दल वाले थोड़े मिलते हैं, इनको पर्सनल चुनाव चिन्ह मिलते हैं। पर्सनल वाले किसी को हंसिया, पावड़ा, चाबी ऐसे मिलते हैं कि नहीं, हैं। तो राजनीतिक दल के आधार पर नहीं लड़े जाते, इतना याद रखना। जबकि अभी आगे पढ़ने वाले हैं अपन, नगरीय क्षेत्र वाले चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर लड़े जाते हैं, है ना। तो इतना अपने को समझ में आ गया। पंचायती राज्य व्यवस्था में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत नहीं, ग्राम पंचायत वाला जो स्तर होता है, इसके चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर नहीं लड़े जाते, इतना अपने को पता होना। पंचायती राज्य व्यवस्था के चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर नहीं लड़े जाते। समझ में आ गया, समझ में आया क्या? बस इतना ही है। आगे चलते हैं अपन, इतना समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं पंचायत, ग्राम पंचायत से संबंधित प्रमुख कार्य देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य, अपने को ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं पता होना। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है क्योंकि इनमें से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। ग्राम पंचायत के कार्य को प्रायः 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होते हैं अनिवार्य कार्य, दूसरा होता है ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य वे कार्य हैं जो पंचायतों को करना अनिवार्य होता है, बिल्कुल कि ये करना ही पड़ेगा। दूसरा है ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य पंचायत अपनी इच्छानुसार या राज्य सरकार के आदेश अनुसार करती है। खुद की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी इच्छा अनुसार पंचायत अपनी इच्छा अनुसार या राज्य सरकार के आदेश अनुसार राज्य सरकार आदेश देती है जब करती है, इतना याद रखना है।
अब बात करते हैं अपन दोनों के बारे में, देख लेते हैं। एक तो होता है अनिवार्य कार्य। तो कौन से अनिवार्य कार्य हैं? तो सार्वजनिक कुआं, तालाब, जलाशयों का निर्माण करना और उनकी मरम्मत और पुलियों का निर्माण करना, ये ग्राम पंचायत के कार्य हैं। सार्वजनिक मार्ग, जो मार्ग सड़कें होते हैं दोस्तों, गांव के भीतर जो सड़कें बनाई जाती है, सड़कें, शौचालय, चौक चौक में एक आध शौचालय बनवाना, नालियों का निर्माण, पानी की निकासी अच्छे से हो सके, नालियों का निर्माण करवाना, इसका काम है। जन्म, मृत्यु तथा विवाह का पंजीकरण भी करवाना इसका काम है। जन्म प्रमाण पत्र लेने जाना है तो अपने को कहाँ जाना पड़ता है? पंचायत। मृत्यु प्रमाण पत्र या विवाह पंजीयन, विवाह के लिए पंजीकरण करवाना, विवाह प्रमाण पत्र देना किसका काम है? ये सब पंचायत का काम है। जब तो पंचायत बताती है, पंचायत बोले, लिखा पढ़ी से पता चलता है कि इसकी शादी हो गई इस लड़की की। सार्वजनिक हाट जो होते हैं, हाट बाजार मेला, जो मेले लगते हैं, बाजार लगाना, बाजार मेलों का आयोजन करवाना, है ना, जो मंडई मेले लगते हैं उनके मेलों का आयोजन करवाना, ये सब उसके अंतर्गत आता है। टीकाकरण करवाना, टीका करवाना, जो टीका होते हैं पंचायत आर्डर देती है, सबको बताती है गांव गांव में टीका हो रहा है, पंचायत आ जाओ करके, या फिर पंचायत टीका करवाने के लिए कैंप का आयोजन करवाना है, सब इसका काम है। सार्वजनिक भूमि का प्रबंध करवाना, जो सार्वजनिक जो भूमि होती है लोगों के लिए, जो आवास की जगह होती है, उनको उसका वितरण करना, प्रबंध करना आवास का। जिसका मकान नहीं है उसके लिए मकान का व्यवस्था करना, है ना। पैसा निकल रहा है आजकल सरकार की योजना के तहत, सब लोगों को जा जा के बताना किसका मकान है किसका नहीं है। फॉर्म भरो रे भैया, फॉर्म भरो, मकान बनवाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो जिसका नाम आया है वो बनवाओ, ये सब उसका काम है दोस्तों। उसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन करना भी, ये भी अनिवार्य काम है पंचायत का, है ना। नाली बनाना, ये से लेके पूरा जो काम है, ये काम इतने याद रख लेना है बस। जो क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों जब कि इनमें से कौन सा कार्य पंचायत का नहीं है, तो जो पढ़ के ही समझ में जाएगा कि ये कार्य उसका नहीं है करके, समझ में आया। ऐच्छिक कार्य कौन से देखते हैं? तो सड़कों के किनारे एवं अन्य स्थानों पर वृक्ष लगाना, ये ऐच्छिक कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी लगा सकते हैं अगर वो वहाँ का सरपंच अच्छा है। सरपंच अगर अच्छा है और वो अपने पंचायत का विकास चाहता है तो सड़कों के किनारे वृक्ष लगा सकता है, गार्डन बनवा सकता है, और जो काम उसके इच्छा के अनुसार है, ऐच्छिक कार्य जो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी कर सकता है ना। और ऊपर से पैसा आने पर, यानी कि सरकार के आदेश के अनुसार भी करते हैं, है ना। उसके अलावा धर्मशाला और विश्राम घाटों का निर्माण करवाना, विश्राम घाट जो होते हैं, धर्मशालाओं का निर्माण करवाना, ये सब उन्हीं का काम है। सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था करना, जो सामुदायिक भवन बनते हैं दोस्तों, सामुदायिक भवन जो पंचायतों के लिए पंचायतों के द्वारा सामुदायिक भवन बनाए जाते हैं, जहाँ पे कोई भी कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है, पंचायत भवन कहते हैं कि नहीं, ऐसे सामुदायिक भवन का व्यवस्था करवाना। खेल मैदान बनवाना, कोई सरपंच अच्छा है तो खेल मैदान बनाया जाता है कुछ पंचायतों के लिए कि बोले यहाँ खेल वेल होते रहे, खेल को बढ़ावा देने के लिए, है ना। पुस्तकालयों का निर्माण करवा देते हैं, ऐच्छिक कार्य है, कई सरपंच लोग तो करते वरते नहीं, लेकिन फिर भी जो ऐच्छिक और अच्छे सरपंच होते हैं जो अपनी पंचायतों का विकास करना चाहते हैं, वो पुस्तकालय का निर्माण और व्यायामशाला भी बनवाते हैं कई लोग, तो व्यायामशाला, जिम, है ना, व्यायामशाला और पार्कों का निर्माण यानी गार्डन अपनी इच्छा अनुसार बनाते हैं। ऊपर से सरकार का पैसा भी आता है, पैसा सरकार को बताते हैं उन लोग कि हमारे को ये बनवाना है, फंड की जरूरत है, फिर सरकार बोलती है ले, और फिर नीचे स्तर पे पैसा आता है और फिर वो पार्क, गार्डन वार्डन इसका उसका निर्माण करवाती है। खेल मैदान, पुस्तकालय, व्यायामशाला, पार्कों का निर्माण करवाती है। ये सब ऐच्छिक कार्य है, नहीं भी करेंगे तो अपन पंचायत को नहीं बोल सकते, लेकिन सरपंच अच्छा है, पैसा तो ऊपर से आता ही है दोस्तों, करवाने के लिए सब खा जाते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया ये क्या है, ये ऐच्छिक कार्य क्या क्या है बता दिया, और अनिवार्य कार्य क्या क्या है ये अपने को पता होना बस। अब बात करते हैं एग्जाम हेल्पफुल के लिए। एग्जाम हेल्पफुल के हिसाब से मध्य प्रदेश जिला पंचायत की स्थायी समिति कौन सी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से कौन सी स्थायी समिति नहीं है या स्थायी समिति है करके पूछा जा सकता है। तो सामान्य प्रशासन समिति ये स्थायी समिति है, शिक्षा समिति बनाई जाती है ये स्थायी समिति है, कृषि समिति बनाई जाती है स्थायी समिति है, वन समिति बनाई जाती है स्थायी समिति है, सहकारिता एवं उद्योग समिति भी बनाई जाती है, ये भी स्थायी समिति है। स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति, स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति, ये सब स्थायी समितियां हैं, तो इनको भी एक बार अपने को देख लेना है। मध्य प्रदेश जिला पंचायत की स्थायी समितियां में सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति, वन समिति, सहकारिता एवं उद्योग समिति, स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति, ये सब कैसी समितियां हैं, ये सब स्थायी समितियां हैं। इस तरीके से हमारा पंचायती राज्य वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से और अच्छे से बेहतरीन तरीके से उसको याद करके पढ़ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही हमारे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि इधर से मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। और कमेंट भी किया करें दोस्तों, कमेंट करने से मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा कि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो थोड़े काफ़ी अच्छे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।